आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े और मस्तियाँ। सही है ना? चलिए, अच्छी बात है। आपको पता है आज के वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ? अब आप कहेंगे बिल्कुल पता है, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम पहले ही पढ़ लिया है और आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है ना? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज बात करने वाले हैं क्लास 4th में, यानी कक्षा 4 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 की। इसका शीर्षक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है अनीता की मधुमक्खियाँ, है ना? तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना करके अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, है ना? ये चैप्टर 5 है, तो आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 के वीडियो देख ही लिए होंगे, है ना? और चैप्टर 5 में हम जो है अनीता की मधुमक्खियाँ, ये जो चैप्टर है, हम एक रियल स्टोरी की बात करने वाले हैं। आपको याद है हमने चैप्टर 4 में बात क्या की थी? चैप्टर 4 में भी हमने एक रियल स्टोरी की बात की थी और ऐसे ही हम चैप्टर 5 में भी एक रियल स्टोरी की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 में आपने देखा था कि किस तरह से पेड़ों को बचाया गया था, है ना, उनसे लिपट कर। ऐसे ही चैप्टर 5 में हम अनीता की मधुमक्खियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चमकता सितारा क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैप्टर में। और अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, अनीता क्या कहती है आप ध्यान से समझिएगा, है ना? मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार में है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अनीता कहाँ रहती थी, तो अब आप बता सकते हैं, है ना? कैसे बताएंगे आप यही बताएंगे कि अनीता जो है वो एक गांव में रहती है। गांव जो है वो बिहार का है और उस गांव का नाम है बोचाहा। और ये गांव किस ज़िले में है? मुजफ्फरपुर ज़िले में, है ना? और अनीता का पूरा नाम क्या पढ़ा अभी हमने? अनीता खुशवाहा। ऐसा मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, हमारे चैप्टर का बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि हम उसे समझ समझ कर पढ़ते हैं, है ना? इसके बाद में लिखा है कि मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। यानी टोटल कितने लोग हो गए आप बता सकते हैं? माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई, यानी 4 लोग, है ना? और अनीता को मिला के 5 लोग। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, यानी हमारी अनीता स्टूडेंट भी है और टीचर भी, है ना? मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। देखिए वो कितने सारे काम करती है, पढ़ाई भी करती है, कॉलेज में स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी है और करती है मधुमक्खी पालने का काम। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब देखिए अनीता क्या बता रही है कि भाई वो भी जब छोटी थी तो उसका स्कूल जाने का बहुत मन करता था, लेकिन वो उस समय क्या करती थी? बकरियां चराती थी, यानी अपने माता पिता की हेल्प करती थी। और उसके जो पिताजी थे, माताजी हैं, उनका ये कहना है कि लड़कियों का स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, आपको याद है मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चमकता सितारा के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो है अनीता की मधुमक्खियाँ एक सच्ची कहानी है और अनीता खुशवाहा जो है एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार यानी चमकता सितारा। अब आप कहेंगे कि सर चमकता सितारे का मतलब तो बताइए। तो मैं बता देता हूँ कि बेटा चमकता सितारा जो है उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने क्या किया? स्कूल गई और स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर भारत का नक्शा हो तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें बिहार को ज़रूर ढूंढें कि बिहार उसमें कहाँ पे है, क्योंकि अभी हम अनीता खुशवाहा की बात कर रहे हैं और अनीता खुशवाहा जो है मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली है ना? हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं स्कूल जाना एक सपना, इस शीर्षक के अंतर्गत हमसे क्या बातें कही गई है। इसमें हमें कहा गया है, एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। ये हमसे अनीता कह रही है, ठीक है ना?
बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छा तरीका ये है किसी भी कहानी को समझने का कि मैं जब आपसे कोई कहानी कह रहा हूँ ना, या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको इमेजिन करिए। जब यहाँ पर अनीता हमसे क्या कह रही है कि उसने एक दिन स्कूल में अंदर झांक कर देखा, तो आप सोचिए कि एक अनीता है और वो अंदर स्कूल में झांक कर देख रही है। अब उसे क्या दिखाई दे रहा है, ये अनीता ही हमें बता रही है। उसने देखा कि बच्चे हैं, है ना, और बच्चों की कतार में पीछे जाकर वो चुपचाप बैठ जाती है। तो ये सब आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए। फिर आगे लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। क्या बताया होगा कि मैं स्कूल में झांक कर देख रही थी, मैंने बच्चों को देखा, मैं उनकी कतार में पीछे जाके खड़ी हो गई और वहाँ जो कुछ भी हुआ अनीता ने वो सब बताया होगा, है ना। और इससे अनीता की जो इच्छा है वो भी अपने माँ बाप के सामने जाहिर हो गई होगी। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन उसके जो माँ पिताजी थे उन्होंने क्या किया, अनीता को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, अनीता का दिल टूट गया और वो भी बहुत रोई, है ना। फिर आगे लिखती है अनीता कि मेरी गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। अब देखिए क्या होता है ना, जब कोई बड़े लोग समझदार लोग कोई बड़े लोगों को समझाते हैं तो वो बात जल्दी समझ जाते हैं। ये चीज़ तो आपने भी ध्यान दी होगी, है ना। अब मान लीजिए कि आपको कोई खिलौना लेना है, आपने ये बात अपने पिताजी से कही, वो नहीं माने, लेकिन जब आप अपने मम्मी के सामने ज़िद की और मम्मी ने जब पिताजी से कहा तो पिताजी मान जाते हैं, या पिताजी जब मम्मी से कहते हैं तो मम्मी भी झट से मान जाती है ना। ऐसा होता है। हमारी बात इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि हमारे पास इतने शब्द नहीं होते कि हम उतनी अच्छे से अपनी बात अपने बड़ों को समझा सके, है ना। खैर, तो कहानी में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक मैडम है जो कि उसी गांव में है, उसी गांव की एक टीचर है और वो अनीता के माता पिताजी के साथ सामने आती हैं और उनसे कहती है कि भाई बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और वो उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाती हैं और ये भी बताती हैं कि अब तो 8वीं तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं लगता, यानी एकदम निःशुल्क है, जिसमें कोई पैसा नहीं देना है। और फिर क्या होता है, वो मान जाते हैं अनीता के माँ पिताजी अनीता के स्कूल जाने के लिए। अब आगे अनीता क्या कहती है, मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। अब अनीता कैसी स्टूडेंट है जो नंबर तो ज़्यादा नहीं ला रही है लेकिन सवाल बहुत पूछती है ना। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये एक्सरसाइज को कर लेते हैं, है ना। देखते हैं कि एक्सरसाइज में हम कितना कुछ जान पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। अच्छा, कमाल की बात क्या है पता है, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी स्कूल की चीज़ें हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, अब बस हमें तो हिसाब लगाना है भैया। चलिए अभी लगा देते हैं। स्कूल आने जाने में कितना खर्च होता है ना। तो देखो, स्कूल आने जाने की अगर बात है तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लिखने से क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। स्कूल आने जाने में जो खर्च होता है महीने का, समझ लीजिए कि 1000 रुपये के आसपास होता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा है कि कॉपियाँ कितने की आती हैं, है ना। तो मैं ये जो यहाँ पे खर्चा लिख रहा हूँ ना, ये मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ। आप जब लिखें तो आप अपने अनुसार लिखिएगा, है ना। कॉपियों पे जो खर्च होता है मुझे लगता है 1200 रुपये के आसपास मेरा खर्च हो जाता है। फिर लिखा है पेंसिल पेन, ये सब कितने में हो जाता है खर्चा। तो पेंसिल पेन ये सब मिलाने के अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो वो हो जाता है लगभग 800 रुपये का, ठीक है। इसके बाद में लिखा है यूनिफॉर्म यानी कपड़े, ड्रेस, वो कितने में होता है, तो वो होता है 3000 रुपये में, ठीक है। बस्ता कितने में आता है, तो भाई बस्ते की बात करें तो वो 500 का मान लीजिए, 500 रुपये। फिर लिखा है खाने का डिब्बा आ जाता है अपना, मैं आपको बता देता हूँ 200, है ना।
200 रुपये में। इसके बाद में लिखा हुआ है कि जूते, जूते कितने में आते हैं, तो जूते जो हैं ये 800 रुपये के मान लीजिए आप, है ना। फिर लिखा है इनके अलावा, एक दो चीज़ें और जो आप लिखना चाहें, है ना। तो अब इनके अलावा तो और भी 2-4 चीज़ें अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं अन्य चीज़ों का मिला करके 250 और 250 कर देता हूँ, है ना। ओके, तो 250 किसी अन्य चीज़ के लगते होंगे। अब हमें यहाँ पे लिख देना है टोटल, ठीक है। तो टोटल मैं कर देता हूँ 1000, 1200, है ना। तो ये हो जाएगा 3000 और फिर 3000 यानी 6000, 6500, 6700 और 6700 के बाद में 7 और 8, 15, है ना। तो टोटल ये कितना हो गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप भी मेरे साथ टोटल कीजिए। 500 और 500 कितना हो गया, 1000। फिर एक और 1000 कितने हो गए, 2000। 2000 और 3000 कितने हो गए, 5000। 5000 यानी 5000 और 1000 6000, 6000 और 1000 7000 और एक 8000। टोटल हो गए यहाँ पे हमारे 8000 रुपये। 1 मिनट, मैं इसको एक काम करता हूँ, लाल रंग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कुल खर्चा हो गया 8000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ ख़रीदी हैं। तो देखिए सबका अपना अपना उत्तर हो सकता है, आप अपने अनुसार लिखिएगा, है ना। मेरा जो उत्तर होगा वो मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद लिखा है तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। तो आप अपने स्कूल की जैसी भी यूनिफॉर्म चाहते हैं वैसी स्कूल की यूनिफॉर्म अपनी कॉपी में बनाइएगा और उसमें खूब अच्छे से रंग भरिएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि बच्चों के 2 समूह बनाइए, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद कीजिए। आपको पता है वाद विवाद क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बात अभी चूँकि शब्द आया है तो बताना ज़रूरी है। कोई भी एक विषय होता है, आपको पता है कई बार घर में ऐसी बातें होती हैं जिससे घर के कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना है, तो इस पर कभी बहस हो गई। किसी ने कहा, पापा ने कहा कि यार अब हम इस बार राजस्थान जाएंगे। अगर आप राजस्थान के नहीं हैं और घूमने जाने की बात हुई, राजस्थान जाना है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं मुंबई चलिए, कुछ लोग होते हैं नहीं इधर कहीं और चलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ही क्लास में भी होता है और ऐसे ही देश में भी होता है। एक निर्णय से सभी लोग सहमत हो जाएं ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है ना। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो अब ऐसे में वाद विवाद क्या होता है, एक ऐसी छोटी सी आप मान लीजिए कि प्रतियोगिता है स्कूल में, जिसमें ये होता है कि एक कोई भी विषय यानी सब्जेक्ट चुना जाता है और उस पर कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और बाकी के लोग उसके खिलाफ बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये वाद विवाद है, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्कूल में, है ना। अब अनीता की आगे की कहानी याद करिए। याद है ना कि अनीता स्कूल जाने लग गई थी और वो अच्छे नंबर नहीं ला पा रही थी, लेकिन सवाल बहुत पूछती थी। आगे लिखा है, देखते ही देखते 5 साल बीत गए, मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब आप सोचिए, अनीता जो है वो तब अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी जब वो कक्षा 5 पास कर चुकी थी, यानी 5वीं के बाद, है ना कमाल की बात। अब देखिए आगे एक याद करके कुछ लिखा है, मैं ये पढ़ता हूँ, आप चित्र देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। चलिए अब हमारे सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा है बताओ, क्या बताना है।
क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। अब देखिए, आप ऐसे बच्चों को जानते होंगे क्या जो पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। मेरे पापा के एक दोस्त हैं, वो अपनी वेल्डिंग की शॉप चलाते हैं, वेल्डिंग करते हैं। उनका नाम रामदास है। मैं एक बार उनसे मिला था। वैसे तो उनसे अक्सर मुलाकात हो जाती है, पर मैं उनसे मिला तो वो मुझसे बता रहे थे कि उनके पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी उनके पापा के पास उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो वेल्डिंग का काम करने लगे बहुत छोटी उम्र से और आगे नहीं पढ़ पाए। वो भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी वो मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं और उनका मैथ्स बहुत तेज़ है। वो पढ़ाई में आज भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं। तो इस तरह से अगर आपके संपर्क में भी कोई हो तो आप उनके बारे में कक्षा में बता सकते हैं, जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हमें एक जानकारी दी गई है कि हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? इस पर चर्चा करनी है। मैं आपको बताऊं कि जो इस अधिकार से जागरूक है, जिसको इसके बारे में पता है, उन्हें तो ये अधिकार मिल जाता है ना? लेकिन अगर आप किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे खर्च देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वहाँ पर होता ये है कि फ़ीस देनी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हमें जानने को मिलती है RTE के बारे में। ये क्या है? देखिए, RTE में R भी है, T भी है और E भी है। R का मतलब है राइट, T का मतलब है टू और E का मतलब है इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। अब क्या होता है इसमें? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। एक मिनट, शायद मैंने आपको कुछ गलत बता दिया। यहाँ पे RT का मतलब इन्फॉर्मेशन वाले अधिकार से नहीं, एजुकेशन वाले अधिकार से है। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। RT का मतलब है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब आप याद रखिएगा। अब समझिए, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। देखिए, जो माँ पिताजी अनीता की पढ़ाई के खिलाफ थे, अब अनीता को इतने अच्छे से पढ़ता लिखता और बच्चों को पढ़ाता देखकर उनका भी मन किया कि वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करे कि उनके बच्चे को भी वो पढ़ाए। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है, घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। ये चित्र आप देख रहे हैं, 2 बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ज़रा पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसमें सामने मोटरसाइकिल कौन चला रहा है। एक काम करते हैं, मैं चित्र को बड़ा करता हूँ, फिर देखिएगा। अब देखिए कौन दिख रहा है बाइक चलाते हुए। बिल्कुल सही पहचाना, ये अनीता ही है। मैं आपको बताऊं क्या लिखा है यहाँ पे? बताया है, एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। अब समझिए, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। आपको याद है अनीता ने हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया था? वो क्या क्या करती है? वो कॉलेज जाती है, कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती है, बच्चों को पढ़ाती है और मधुमक्खियों को पालती भी है ना? आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है? कुछ याद आया आपको शहद के बारे में? शहद बाज़ार में मिलता है, कहाँ से आता है? ज़रा सोचिए। चलिए अब एक काम करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। अनीता ने आगे क्या बोल रही है? हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्या आप लीची के बारे में जानते हैं? मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर लीची को देखा होगा और खाया भी होगा। मुझे भी लीची बहुत पसंद है। अनीता कहती है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, यानी मधुमक्खियाँ लीची के फूल पर आना पसंद करती हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोई भी काम करो तो पूरी ट्रेनिंग के साथ करो, है ना? तो मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है
है ना। ये इसका पूरा कोर्स किसने सीखा? अनीता ने। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी, यानी उस समय जो कोर्स कर रहे थे उसमें सब लड़के थे। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा समय? अक्टूबर से दिसंबर। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे सामने फिर आ गए। चैप्टर की सबसे अच्छी बात यही है कि बीच बीच में हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देते हुए हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें चैप्टर्स में कुछ समझ में आ रहा भी है या बस हम यूं ही पढ़ते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्या है? क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। देखिए, मैंने तो बहुत सारे कीड़ों को देखा है। मैंने अक्सर तितलियों को भी फूलों पर आते हुए देखा है, और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ इल्लियों को भी फूलों पर आते हुए देखा है। अगर आपने भी देखा है तो आप उनके नाम ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा। और एक बात, ये नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। इसके बाद आगे लिखा है, कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। आप बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बनाते तो मैं कहूँगा कि एक बार बना के देखिए, ठीक है ना। क्या पता आप एक बहुत खूबसूरत कलाकार हो। तो बनाकर देखिएगा और उनमें रंग भरिएगा। आगे लिखा है, वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें फूलों से रस मिलता है, भोजन प्राप्त होता है, इसीलिए वो आते हैं। आगे है, जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है? वैसी आवाज़ निकालो। आप ज़रूर निकाल के बताइएगा। मुझे लगता है कि बुज़ इस टाइप की आवाज़ होती है ना। ठीक है। आगे है, अनीता मधुमक्खी पालक के रूप में। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। देखो, अनीता आपको चित्र में दिखाई दे रही है मधुमक्खी पालन करते हुए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। आपको पता है, जब कोई काम हम अपनी इच्छा से शुरू करते हैं ना, तो वो काम को करने में हमें बड़ा मज़ा आता है ना। तो आप भी जब अपनी इच्छा का कोई काम करें, क्या पता आप चाहते हो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उसके लिए खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि वो आपकी इच्छा का काम है और उसे कभी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पता करो। क्या पता करना है? पढ़ता हूँ मैं, आप बताइएगा। लिखा है, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? तो देखिए, मैं एक शहर में रहता हूँ। यहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। मुझे आज तक किसी मधुमक्खी ने नहीं काटा, लेकिन मैंने एक बार देखा था, मेरे एक दोस्त को मधुमक्खी ने काटा था। उसका इलाज करवाने उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। उसे कुछ दवाइयाँ दी गई और वो ठीक हो गई। मैंने अक्सर अपनी दादी को कहते हुए सुना है कि जब मधुमक्खी काट ले तो लोहे की चाबी वहाँ पर घिस लेनी चाहिए। शायद उसका कोई वैज्ञानिक कारण हो, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको कुछ पता है कि क्या किया जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, मुझे भी तो पता चले। आगे है, मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम रखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मधुमक्खी का एक बहुत खूबसूरत चित्र बनाएंगे और उसका एक नाम भी रखेंगे, है ना। फिर आगे है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मैंने मतलब किसने? अनीता ने। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं।
अनीता ने अभी बताया था कि उसने एक बक्सा 2,000 रुपये में खरीदा था और उसके पास में अब 20 बक्से हैं। अगर एक बक्सा 2,000 रुपये का है तो 20 बक्से कितने के होंगे? चलिए एक छोटा सा मैथ्स करके देखते हैं। 2,000 रुपये का एक बक्सा है तो 20 बक्से कितने के होंगे? हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आपको 20 का टेबल आता है, यानी 20 का पहाड़ा? मुझे तो लगता है कि आता होगा। चलिए पढ़ते हैं। 20 शून्यम शून्य, 20 शून्यम शून्य, 20 शून्यम शून्य और 20 दूनी 40, यानी 40,000 रुपये के 20 बक्से अनीता के पास हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर शहर में है, 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होंगे, है ना? बिल्कुल जान गए हैं। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में भी जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। जब हमें अपना काम करना होता है ना, तो बहुत सारे लोग कई बार हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ लोग हमारा साथ भी देते हैं। हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हमें हमारा काम करना हो और अगर हमारा काम सही है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो हमें अपना काम बहुत मन लगा कर करना चाहिए और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। आपको एक और चीज़ बताऊं, जब आप होमवर्क करने बैठते हैं ना, तब आप सिर्फ होमवर्क कीजिएगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दिया कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता भी। आगे लिखा है, अनीता होलसेलर बनना चाहती है जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके, है ना? देखिए अनीता के कितने अच्छे विचार हैं। आगे लिखा है, पता करो, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? मैं आपको बताऊं, 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं अनीता और गांव वालों को। भाई मेरे यहाँ तो शहद हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, दुकान से, और 1 किलो शहद महंगा मिलता है, 35 रुपये का नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? तो मैंने तो कत्थई कलर का शहद देखा है, यानी गहरे ऑरेंज रंग का। ठीक है, क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? मेरे घर में तो होता है। किस किस काम के लिए? अक्सर मैंने अपने घर में शहद का इस्तेमाल पूजा में होते हुए देखा है और खाने के लिए। और कभी कभी जब खांसी हो जाती है तो मेरी मम्मी मुझे 1 चम्मच शहद देती है, कहती हैं कि इससे खांसी में आराम मिलता है। आगे लिखा है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो इसमें सहायता करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? मधुमक्खी के अलावा इस ग्रुप में यानी इस समूह में कुछ चींटियाँ भी रहती हैं। आगे लिखा है, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं।
आपने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने दीमक और ततैया को शायद देखा भी होगा, है ना? तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ग्राउंड में खेलने जाता हूँ, वहाँ मैंने अक्सर देखा है। आपने जहाँ देखा हो, आप वहाँ का नाम लिख सकते हैं। आगे लिखा है, तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मिठाई अगर है तो वहाँ चींटियाँ ज़रूर आती हैं। इसके अलावा मैंने अनाज के जो दाने होते हैं ना, और आटा, यहाँ पर भी चींटियों को आते हुए देखा है। कुछ भी खाने पीने की चीज़ है ना, आप लिखिएगा। फिर आगे लिखा है, चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। मैंने अक्सर लाल और काली चींटियों को देखा है, और कुछ चींटियाँ गहरे भूरे रंग की भी होती हैं। अगर आपने देखा है उन्हें तो उनका रंग का नाम ज़रूर लिखिएगा। अब आगे हमें बताया है कि क्या तुम्हें कभी चींटियों ने काटा है? कैसी थी वह, काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की? तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार एक काली चींटी ने काटा था, और वो छोटी भी थी और मोटी भी। इसके बाद लिखा है, क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? और फिर लिखा है, कब? तो देखिए, जब किसी चीज़ के दाने ज़मीन पर गिर जाते हैं ना, जैसे शक्कर यानी चीनी के, तो चींटी आती है और उन्हें कहीं भी अपने साथ लेकर जाती है जहाँ उसे खाना होता है। मैंने तो कई बार चींटियों को शक्कर का दाना उठाकर ले जाते हुए भी देखा है। इसके बाद लिखा है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने चींटियों के 6 पैर देखे हैं। मुझे उम्मीद है आपने भी देखे होंगे। इसके बाद लिखा है कि बड़ी चींटी के पैर कितने हैं और छोटी चींटी के पैर। भाई मैंने तो 6 ही देखे हैं, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी है कि चींटी छोटे से बड़ी होती तो उसके पैर भी बढ़ जाते हैं, है ना? आगे है, एक चींटी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और रंग भरो। आप एक बहुत अच्छा चींटी का चित्र बनाइएगा और उसमें रंग भरिएगा। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। उन पर रंग भरना न भूलना। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये चैप्टर दोस्तों समझ में आया होगा, है ना? और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना? आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। अगर आप कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं, या आपको मुझसे कोई शिकायत करनी है, या आपको अपना कोई उत्तर बताना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।